आज की कहानी है एक पत्नी का अकेलापन। देखिए भारती जी, आप अन्यथा ना लें। आपकी स्थिति को देखते हुए तो मैं कहना चाहूंगी कि अब आप ऑपरेशन करा ही लें, नहीं तो बाद में और भी दूसरी उलझनें बढ़ सकती हैं। अभी ऑपरेशन कैसे संभव होगा डॉक्टर? स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं होनी हैं, फिर स्कूल की सारी जिम्मेदारी भी तो है। देखिए, अब आपको ये तय करना ही होगा कि आपका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है या कुछ और। अब तक तो दवाइयों के जोर पर आप ऑपरेशन टालती रही हैं, पर अब तो यूट्रस को निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर प्रभा का स्वर अभी भी गंभीर ही था। ठीक है डॉक्टर, अब इस बारे में सोचना होगा। नर्सिंग होम से बाहर आते आते भारती भी अपनी बीमारी को लेकर गंभीर हो गई थी। क्या हुआ दीदी? हो गया चेकअप? भारती की गाड़ी में बैठते ही प्रीति ने पूछा। प्रीति अब भारती की सहायक कम छोटी बहन अधिक हो गई थी और ऊपर वाले फ्लैट में ही रह रही थी, तो भारती उसे भी साथ ले आई थी। कुछ नहीं, डॉक्टर तो ऑपरेशन कराने पर जोर दे रही हैं, भारती ने थके स्वर में कहा। कुछ देर चुप्पी रही। चुप्पी तोड़ते हुए प्रीति ने कहा, दीदी आप ऑपरेशन करा ही लो। कल रात को भी आप दर्द से तड़प रही थी। रही स्कूल की बात, तो हम सब और टीचर्स हैं ही, सब संभाल लेंगे। फिर अगर बड़ा ऑपरेशन है तो इस छोटी सी जगह में क्यों? आप दिल्ली ही जाकर कराओ ना, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। भारती अब कुछ सहज हो गई थी। हाँ, इसी बहाने कुछ दिन बच्चों व अपने घर परिवार के साथ रहने को मिल जाएगा। ऐसे तो छुट्टी मिल नहीं पाती। किशोर उम्र के बच्चों का ध्यान आता है तो कभी कभी लगता है कि बच्चों को जितना समय देना चाहिए था, दिया नहीं। रोहित 12वीं में है, करियर ईयर है। रश्मि भी 9वीं कक्षा में आ गई है। यहाँ इस स्कूल की प्रिंसिपल होकर इतने बच्चों को संभाल रही है, पर अपने खुद के बच्चे। तुम ठीक कह रही हो प्रीति, मैं आज ही अभय को फोन करती हूँ, फिर छुट्टी के लिए आवेदन करूँगी। स्कूल में कौन सा काम किसको संभालना है, भारती मन ही मन इसकी रूपरेखा तय करने लगी। घर में आते ही प्रीति ने भारती को आराम से सोफे पर बिठा दिया और बोली, दीदी अब आप थोड़ा आराम कीजिए, और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। अभी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। कुछ और लेंगी? और कुछ नहीं, बस चाय ही लूँगी। प्रीति अंदर चाय बनाने चल दी। सोफे पर पैर फैलाकर बैठी। भारती को चाय देकर प्रीति ऊपर चली गई, तो भारती ने घर पर फ़ोन मिलाया था। मम्मा, पापा तो अभी ऑफिस से आए नहीं हैं और भैया कोचिंग के लिए गया हुआ है, रश्मि ने फ़ोन पर बताया और बोली, अरे हाँ मम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? पापा कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है आपको। हाँ बेटे, रात को फिर दर्द उठा था। अच्छा, पापा आए तो बात करा देना। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नीमा काम तो ठीक कर रही है ना? सब ओके है मम्मी। भारती ने फ़ोन रख दिया। घड़ी पर नज़र गई। हाँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। अजय 8 बजे तक आएंगे। नौकरानी खाना बनाकर रख गई थी, पर अभी खाने का मन नहीं था। सोचा डायरी उठाकर नोट कर ले कि स्कूल में कौन सा काम किसको देना है। दिल्ली जाने का मतलब है कम से कम महीने भर की छुट्टी। क्या पता और ज़्यादा समय भी लग जाए। फिर मन पति और बच्चों में उलझता चला गया था। 6-7 महीने पहले जब इस छोटे से पहाड़ी शहर में उसे स्कूल की प्रधानाचार्य बनाकर भेजा जा रहा था, तब बिल्कुल मन नहीं था उसका घर परिवार छोड़ने का। तब उसने पति से कहा था, बच्चे बड़े हो रहे हैं अजय, उन्हें छोड़ना फिर वहाँ अकेले रहना क्या हमारे परिवार के लिए ठीक होगा? अजय, मैं ये प्रमोशन नहीं ले सकती। तब अजय ने ही काफ़ी समझाया था कि बच्चे अब इतने छोटे भी नहीं रहे कि तुम्हारे बिना रह न सकें, और फिर आगे पीछे उन्हें आत्मनिर्भर होना ही है। अब जब इतने सालों की नौकरी के बाद तुम्हें ये अच्छा मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना उचित नहीं है। फिर आजकल टेलीफोन, मोबाइल, सारी सुविधाएं इतनी अधिक हैं कि दिन में 4 बार बात कर लो। फिर वहाँ तुम्हें सुविधा युक्त फ्लैट भी मिल रहा है। नौकर चाकर की सुविधा है। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा खासा घूमना भी हो जाएगा। काफी लंबी चर्चा के बाद ही वो अपने आप को इस छोटे शहर में आने के लिए तैयार कर पाई थी। रोहित और रश्मि भी उदास थे। उन्हें भी अजय ने समझा बुझा दिया था कि माँ कहीं बहुत दूर तो नहीं जा रही। 1-2 साल में प्रधानाचार्य बनकर यहीं आ जाएंगी। यहाँ आकर
कुछ दिन तो उसे बहुत अकेलापन लगा था। दिन तो स्कूल की सारी गतिविधियों में निकल जाता, पर शाम होते ही उदासी घेरने लगती थी। फोन पर बात भी करो तो कितनी बात हो पाती है। महीने में बस 2 ही दिन दिल्ली जाना हो पाता था, वो भी भाग दौड़ में। ठीक है, अब लंबी छुट्टी लेकर जाएगी तो कुछ दिन आराम से सबके साथ रहना हो जाएगा। 9 बजते बजते अजय का ही फोन आ गया। भारती ने उन्हें डॉक्टर की पूरी बात विस्तार से बता दी थी। ठीक है, तो तुम फिर वहीं उसी डॉक्टर के नर्सिंग होम में ऑपरेशन करा लो। पर अजय, मैं तो दिल्ली आने की सोच रही थी। वहाँ सुविधाएं भी ज़्यादा हैं और फिर तुम सबके साथ रहना भी हो जाएगा। भारती ने चौंक कर कहा था। भारती, अजय की आवाज़ में ठहराव था। भावुक होकर नहीं, व्यवहारिक बनकर सोचो। दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ दूरियां इतनी अधिक हैं, वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी? बच्चे अलग पढ़ाई में व्यस्त हैं। मेरा भी ऑफिस का काम बढ़ा हुआ है। इन दिनों चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। वहाँ तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं। फिर ऑपरेशन के बाद तुम लंबी छुट्टी लेकर आ जाना, तब आराम करना। और हाँ, ऑपरेशन की बात अब मत टालो। डॉक्टर कह रही हैं तो तुरंत करा लो। इतने महीने तो हो गए तुम्हें तकलीफ झेलते हुए। भारती चुप थी। थोड़ी देर बात करके उसने फोन रख दिया। देर तक फिर सहज नहीं हो पाई। वो जो कुछ सोचती है, अजय उसके एकदम उल्टा क्यों सोच लेते हैं। देर रात तक नींद भी नहीं आई थी। सुबह अजय का फिर फोन आ गया। ठीक है, तुम कह रहे हो तो यहीं ऑपरेशन की बात करती हूँ। हाँ, फिर लंबी छुट्टी ले लेना, अजय का स्वर था। प्रीति जब उसकी तबीयत पूछने आई तो भारती ने फिर वही बातें दोहरा दी। हो सकता है दीदी, अजय जी ठीक कह रहे हों। यहाँ आपके पास सारी सुविधाएं हैं। नर्सिंग होम छोटा है तो क्या हुआ, डॉक्टर तो अच्छी अनुभवी हैं। फिर अगर आप ऑपरेशन कराना ही है तो कल ही बात करते हैं। भारती ने तब प्रीति की तरफ देखा। कितनी जल्दी स्थिति से समझौता करने की बात सोच लेती है ये। फिर आनन फानन में ऑपरेशन के लिए 2 दिन बाद की ही तारीख तय हो गई थी। अजय का फिर फोन आ गया था। भारती, मुझे टूर पर निकलना है, इसीलिए कोशिश तो करूंगा कि उस दिन तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। पर अगर नहीं आ पाऊं तो तुम डॉक्टर से मेरी बात करा देना। हुआ भी यही। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर प्रभा की फ़ोन पर ही अजय से बात हुई, क्योंकि उन्हें अजय की अनुमति लेनी थी। सब कुछ सामान्य था, पर एक अजीब सी शून्यता भारती अपने भीतर अनुभव कर रही थी। ऑपरेशन के बाद भी वही शून्यता बनी रही। शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग निकल जाने से जैसे शरीर तो रिक्त हो गया है, पर मन में भी एक तीव्र रिक्तता का अनुभव क्यों होने लगा है। जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है उसके पास। दीदी, आप चुप सी क्यों हो गई हैं? आपकी टाँकें खुलते ही डॉक्टर आपको दिल्ली जाने की इजाज़त दे देंगी। बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम भी हो गया है। स्कूल के 2 बाबू भी आपके साथ जाएंगे। अजय जी से भी बात हो गई है, प्रीति कहे जा रही थी। तो क्या अजय उसे लेने भी नहीं आ रहे? भारती चाह कर भी पूछ नहीं पाई थी। उधर प्रीति का बोलना जारी था। दीदी, आप चिंता ना करें, भरा पूरा परिवार है, सब संभाल लेंगे आपको। परेशानी तो हम जैसे लोगों की है जो अकेले रह रहे हैं। पर आज भारती प्रीति से कुछ नहीं कह पाई। लग रहा था जैसे उसकी और प्रीति की स्थिति में अधिक फर्क नहीं रहा। हालांकि अजय के औपचारिक फोन आते रहे थे। बच्चों ने भी कई बार बात की, पर उसका मन अनमना सा ही बना रहा। अभी सीढ़ियाँ चढ़ने की मनाही थी, पर दिल्ली के फ्लैट में लिफ्ट थी तो कोई परेशानी नहीं हुई। चलो, घर आ गई तुम, अब आराम करो। अजय की मुस्कुराहट भी आज भारती को ओढ़ी हुई लग रही थी। बच्चे भी 2 बार आकर कमरे में मिल गए। फिर रोहित को दोस्त के यहाँ जाना था और रश्मि को डांस स्कूल में। अजय तो खैर व्यस्त थे ही। नौकरानी आकर उसके कपड़े बदलवा गई थी। फिर वही अकेलापन था। शायद यहाँ और वहाँ की परिस्थिति में कोई खास फर्क नहीं था। वहाँ तो खैर फिर भी स्कूल के स्टाफ के लोग थे जो संभाल जाते। प्रीति एक आवाज़ देते ही नीचे आ जाती। पर यहाँ तो दिन भर वही रिक्तता थी। बच्चे आते भी तो अजय को घेर कर बैठे रहते। उनके कमरे से आवाज़ें आती रहती, रश्मि के चहकने की, रोहित के हंसने की। शायद अब ना तो अजय के पास उससे बतियाने का समय है, ना पास बैठने का, और ना ही बच्चों के पास। आखिर ये हुआ क्या है?
2 ही दिन में उसे लगने लगा कि जैसे उसका दम घुट रहा है। उस दिन सुबह बाथरूम में जाने के लिए उठी थी कि पास के स्टूल से ठोकर लगी और एक चीख सी निकल गई। दरवाजे का सहारा नहीं लिया होता तो शायद गिर ही पड़ती। क्या हुआ, क्या हुआ? अजय ये कहते हुए बालकनी से अंदर की ओर दौड़े। कुछ नहीं, वो हाँफते हुए कुर्सी पर बैठ गई थी। भारती, तुम्हें अकेले उठकर जाने की जरूरत क्या थी? इतने लोग हैं, आवाज लगा लेती। कहीं गिर जाती तो और मुसीबत खड़ी हो जाती। अजय का स्वर उसे और भीतर तक भीन गया था। मुसीबत? हाँ, अब मुसीबत सी हो गई हूं मैं। परिवार, बच्चे, सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरे पास। किसी को परवाह नहीं है मेरी। चीख के साथ ही अब तक का रोका हुआ रुदन भी फूट पड़ा था। भारती, क्या हो गया है तुम्हें? कौन नहीं है तुम्हारे पास? हम सब तो हैं। लगता है इस बीमारी ने तुम्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। हाँ, चिड़चिड़ी हो गई हूँ। अब समझ में आया कि इस घर में मेरी अहमियत क्या है। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, कोई देखने भी नहीं आया। यहाँ अकेली इस कमरे में लावारिस पड़ी रहती हूँ। किसी के पास समय नहीं है मुझसे बात करने का, मेरे पास बैठने का। भारती, अनावश्यक बातों को तूल मत दो। हम सबको तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे आराम में खलल ना हो, इसीलिए कमरे में नहीं आते। सारा ध्यान तो रख ही रहे हैं। रही बात वहां आने की, तो तुम जानती हो सबकी दिनचर्या है। फिर नौकरी करने का, वहां जाने का निर्णय भी तो तुम्हारा ही था। इतना बोलकर अजय तेजी से कमरे के बाहर निकल गए थे। सन रह गई भारती। इतना सफेद झूठ! उसने तो कभी नौकरी की इच्छा नहीं की थी। ब्याह कर आई थी तो ससुराल की मजबूरियां थीं, तंग हाली थी। 2 छोटे देवर, ननद, सबकी जिम्मेदारी अजय पर थी। सास की इच्छा थी कि बहू पढ़ी लिखी है तो नौकरी कर ले। तब भी कई बार हुक सी उठती मन में। सुबह से शाम तक थक कर लौटती है तो घर के और काम इकट्ठे हो जाते। अपने स्वयं के बच्चों को खिलाने का, उनके साथ खेलने तक का समय नहीं होता था। उसके पास तो दुख होता कि अपने ही बच्चों का बालपन तक नहीं देख पाई। फिर ये बाहर की पोस्टिंग, उसका तो कतई मन नहीं था घर छोड़ने का। ये तो अजय की ही जिद थी, पर कितनी चालाकी से सारा दोष उसी के माथे मढ़कर चल दिया। इच्छा हो रही थी कि चीख चीख कर रो पड़े, पर यहाँ तो सुनने वाला भी कोई नहीं था। पता नहीं बच्चों से भी अजय ने क्या कहा था। शाम को रश्मि और रोहित उसके पास आए थे। मम्मी, प्लीज आप पापा से मत लड़ा करो। सुबह आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अड़ोस पड़ोस तक सुन ले। कौन कहेगा कि आप एक संभ्रांत स्कूल की प्रिंसिपल हो? रोहित कहे जा रहा था। ठीक है, आप बीमार हो तो हम सब आपका ध्यान रख ही रहे हैं। यहाँ पापा ही तो हैं जो हम सबको संभाल रहे हैं। आप तो वैसे भी वहाँ आराम से रह रही हो और यहाँ आकर पापा से ही लड़ रही हो। विस्फारित नेत्रों से देखती भारती सोचने लगी कि अजय ने बच्चों को भी अपनी ओर कर लिया है। अकेली है वो, सिर्फ वो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।